बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने आज जो है वो डिस्कस करनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर जो है वो इसका क्या इफेक्ट है, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपने एक पॉइंट अपना क्लियर कर लेना है कि बेसिकली ये एक रेजोनेंस इफेक्ट ही है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, बेसिकली एक रेजोनेंस इफेक्ट ही है। और इस रेजोनेंस इफेक्ट को हम और किस किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है। दूसरा, इसमें डीलोकलाइजेशन होगी, और डीलोकलाइजेशन किस तरीके से होगी कि इसमें इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा जो पॉइंट इसमें सिग्मा और पाई ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे। मतलब ये दो तरीके से जो है वो इसकी डीलोकलाइजेशन होती है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये 100% रेजोनेंस नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है सी और एच में, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये ओवरलैप करता है, और ओवरलैपिंग के बाद किसके साथ ओवरलैप करता है, डीलोकलाइज्ड विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ सी डबल बॉन्ड और कार्बोकेटाइन। यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा पी ऑर्बिटल के, या तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हों उनके, या कार्बोकेटाइन के। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज जहन नशीन कर लेनी है कि कार्बन जो है वो अपना एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जो है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन या कार्बोकेटाइन के साथ इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर शो करेगा जिसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस हिसाब से हम उसको कह देते हैं कि ये भी एक किस्म का रेजोनेंस इफेक्ट है। लेकिन ये एक किस्म का रेजोनेंस इफेक्ट है, 100% रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहां पर सिग्मा और पाई ओवरलैप ऑर्बिटल जो है वो करते होते हैं। तो इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। पहला जो है थर्ड पॉइंट इसका कि H पॉजिटिव जो है बेसिकली ये प्रोटॉन को भी ज़ाहिर करता है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि जो H पॉजिटिव है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझते देखिए ये हमारे पास 1 प्रोपीन है। अब 1 प्रोपीन में अगर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर आकर ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, क्योंकि देखो ना ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे इस कार्बन का एक जो पी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रह गया, तो लिहाजा ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो इसका और इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये वाला H पॉजिटिव है, यही लिखा हुआ है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि यहां ही रहेगा। कब तक कि दूसरा ये वाला कार्बन एटम जो है वो इधर से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्टिंग के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये वाला स्ट्रक्चर इधर, ये वाला जो बॉन्ड है इधर मूव कर जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब ये वापस इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास जो शुरू में 1 प्रोपीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद ये जो यहाँ पे तो हो गई सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की ओवरलैप, लेकिन यहाँ पे उसके बाद सिग्मा और जो इलेक्ट्रॉन है वही इन्वॉल्व हुए हैं, और ये जो सारी रेजोनेंस जो है वो शो हुई। इस किस्म की रेजोनेंस जो है वो क्या कहलाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाती है। ये वाला जो इतना स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है इसको आप रिवाइंड करके दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर का जब पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट फिर आगे सारे दोबारा क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो ये वाला देखें, हमने पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो CH बॉन्ड जो है वो ओवरलैप करेगा या तो CC डबल बॉन्ड के साथ, ये जहां पे CC डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल तो होगी, अब कार्बोकेटाइन वाली एग्जांपल हम करने लगे। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये वाला कार्बन एटम जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये अगर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसलिए ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, और एक और स्ट्रक्चर बनेगा जैसे हमने इधर पीछे पढ़ा है। तो देखिए जैसे हमने इधर सीखा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा से ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यूं करते करते 8 स्ट्रक्चर आपको और मिल जाएंगे। कैसे, देखिए 3 हाइड्रोजन है, एक ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, इसके अलावा 8 और मिलेंगे। कैसे कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी तरीके से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो फिर इस तरीके से दो, तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। ठीक है,
और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 हाइड्रोजन है, ये 8 स्ट्रक्चर आपको और मिल जाएंगे इस तरीके से, इसी तरीके से जो है वो इन्वॉल्वेशन के बाद, जो मैंने अभी पीछे स्ट्रक्चर समझाया उस हिसाब से। तो इसका मतलब है टोटल टर्शरी कार्बोकटाइन के 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ये वाला सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसका और इस कार्बन एटम का जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बन गया, और +5 मजीद 5 स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेंगे। कैसे, तो जब ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर अगले स्टेप में ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5, ये वाले सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन जो है वो रेजोनेंस शो करेंगे और 5 स्ट्रक्चर और बना देंगे। एक ये बन गया, और 1 2 3 4 5 इन कार्बन, इन 5 हाइड्रोजन एटम की वजह से 5 और स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हमें पता चला सेकेंडरी कार्बोकटाइन के टोटल 6 हैं, एक ये वाला और 5 मोर स्ट्रक्चर, टोटल 6 जो है वो स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से प्राइमरी कार्बोकटाइन ले लें, क्योंकि ये जो कार्बन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा इसका इधर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज +2, ये वाले 2 और हाइड्रोजन जो हैं वो इस तरीके से रेजोनेंस शो कर देंगे। तो हमें पता चला कि प्राइमरी कार्बोकटाइन के 3 स्ट्रक्चर हैं। अब इस जो ऊपर हमने सारी डिस्कशन की है उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? देखिए, रूल्स ऑफ रेजोनेंस जो इससे पहले एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसका मैं जो है वो यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर दूंगा कि रूल्स ऑफ रेजोनेंस के मुताबिक जिस कंपाउंड के आप जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो ये टर्शरी कार्बोकटाइन है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि इसके 9 स्ट्रक्चर है, जबकि सेकेंडरी के 6 हैं और प्राइमरी के जो है वो 3 स्ट्रक्चर हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी कार्बोकटाइन है, फिर दूसरे नंबर पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, और फिर तीसरे नंबर पे प्राइमरी, और फिर एंड पे मिथाइल ग्रुप है। इसी तरीके से रेडिकल भी हैं, ठीक है, कि जो टर्शरी रेडिकल है ये ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी के मुकाबले में, जो कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है, और मिथाइल सबसे कम आ जाता है। नेक्स्ट हम अब देखें कि किस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है। मतलब अब ये यूं समझ ली कि रेजोनेंस इफेक्ट की जो है ना हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन है, और ये रेजोनेंस किस वजह से जो हुई है पीछे हमने भी पढ़ा है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ता है, उनकी बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है। देखें, बेसिकली हम सबसे पहले देखें कि जब कार्बन कार्बन 2 सिंगल कार्बन एटम, जो 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से आपस में लिंक हो, तो उनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तकरीबन 154 पिकोमीटर होती है। और इसी तरीके से कार्बन एटम जो 2 डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर होती है। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ, ये 3 कार्बन एटम जो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो बॉन्ड लेंथ 146 पिकोमीटर रह जाती है, और ये वाली थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। अब इसकी वजह क्या देखें, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे, अब जिसकी वजह से इसके और इस कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस हाइड्रोजन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पहली रीजन तो ये होगी कि ये वाला बॉन्ड इसलिए शॉर्टर है क्योंकि यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बनना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं वो इन दोनों का आटम को आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जहाँ पे मौजूद है उसने ब्रेक होकर इधर इस कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से डिक्रीज हुई क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, और यहाँ से थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज हुई क्योंकि यहाँ से एक डबल बॉन्ड ने ख़त्म होना है। सेम इसी तरीके से ये वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये किस तरीके से डिस्टर्ब करता है आपके डायपोल मूवमेंट को। देखिए, यहाँ पे हमने एस्टल्डिहाइड की एग्जांपल ली है कि एस्टल्डिहाइड में अगर हम देखते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होते हैं, ये वाले इधर शिफ्ट होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इसका और इस कार्बन एटम के दरमियान जो है डबल बॉन्ड बन जाए, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और दो स्ट्रक्चर मजीद और हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड और ये सारी वैलेंसी फुलफिल होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है वो 2.27 डिबे है।
लेकिन जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन मूव नहीं कर रहा, नेक्स्ट इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से इधर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर चलता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डायपोल मोमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी बेसिकली चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन ग्रेटर वुड बी द डायपोल मोमेंट। तीसरा, ये हमारे पास जो एक ग्रुप है इसको हम टोल्यून के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर अब ये किस तरीके से रेजोनेंस शो करता है, देखें जब ये वाले इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट करें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर इस कार्बन का इस बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट अगले स्ट्रक्चर में ऐसा होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला ठीक है इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर। अब ये तो बेंजीन की रेजोनेंस हो गई। अब इसी तरीके से ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन भी चलती जाएगी, ठीक है। ये वाला एज इट इज है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर किसी किस्म का बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब ये वाला चूंकि इधर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये एक बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टोल्यून है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना शो करता है। ऑल कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल लिवर स्ट्रक्चर बट a combination of contributing structure have extra stability and are said to be more resonance stabilized। कि वो वाले स्ट्रक्चर जिनको एक लीवर स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते बल्कि ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन हो, वो बेसिकली अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हो, चाहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही हो, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ही क्यों ना मॉलिक्यूल शो करे, तो असल में अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन हुई है उससे मिले तो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही हैं, जिनको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसा कि ये हमने पीछे सारे पढ़े हैं, ये बेसिकली हैं तो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो जितने किसी मॉलिक्यूल के आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लिख सकते हैं उतना ज़्यादा वो स्टेबल है। रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज एज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज, उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, इन सब की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे जो है वो इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि इनके इतने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लिखे जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और समझ आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जो है वो नॉलेज से फ़ायदा उठा सके। देखें जितना नॉलेज बांटते हैं उतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता है।